नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ नैना यादव, लेकर हाजिर हूं हमारा खास शो पूछता है इंडिया बात पाकिस्तान के उस झूठ की जो एक बार फिर से बेपर्दा हुआ है। और इस झूठ के जरिए पाकिस्तान लगातार दुनिया को धोखा देता रहा है। एफएटीएफ जैसी संस्थाओं के एक्शन से पाकिस्तान बचता रहा है। हालांकि पाकिस्तान में पड़ रहे आतंकी अक्सर अपनी हरकतों से पाकिस्तानी सेना और सरकार के तमाम दावों को ही खोखला साबित कर देते हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं पाकिस्तानी सेना और सरकार के आतंकवादियों के साथ गठजोड़ की, जिसे पाकिस्तान हमेशा दरकिनार करता रहता है, कभी मानता नहीं। लेकिन हकीकत पूरी दुनिया के सामने है। जो तालमेल नजर आता है, गठबंधन नजर आता है, वो एक बार फिर से सामने आइए आपको बताते हैं कि आखिर खबर है क्या। असल में पाकिस्तान के मुल्तान में लश्कर-ए-तोयबा का नया ट्रेनिंग कैंप बन रहा है। बिल्डिंग के निर्माण कार्य की शुरुआत के मौके पर आतंकी हाफिज सईद खुद मौजूद रहा। वही आतंकी हाफिज सईद जिसे पाकिस्तानी कहते हैं कि वो तो हाउस अरेस्ट है, लेकिन वो खुल्लम खुल्ला किस तरह से अलग अलग मौकों पे पाया जाता है, इससे स्पष्ट हो जाता है। अब खबर तो ये भी है कि नींव खोदने के दौरान हाफिज सईद दुआ मांगता हुआ नजर आया। पाकिस्तान में खुलेआम लश्कर के नए अड्डों का निर्माण हो रहा है और कई अभी भी प्लानिंग में है। ये तो साफ तौर से नजर आता है कि इस काम को पाकिस्तान की सेना, पाकिस्तान के नेता, उनके अधिकारियों का किस तरह से समर्थन हासिल है। अब ऐसे में आसिम मुनीर के उस दावे पर भी अब सवाल खड़े होने लगे हैं, जिसमें वो दावा करते हैं कि पाकिस्तान आतंकवाद के खिलाफ प्रभावी कदम उठा रहा है। बहुत ज्यादा वक्त नहीं हुआ, कुछ वक्त पहले की बात है, जब लश्कर-ए-तैयबा को लेकर बाकायदा एक रिपोर्ट आई, जिसमें कहा गया था कि लश्कर-ए-तैयबा पानी के रास्ते बड़े हमलों की तैयारी कर रहा है। और इतना ही नहीं, ये जो पूरा बयान, जो ये पूरी तस्वीर सामने आई, उसके बाद में एक बयान भी सामने आ जाता है सैफुल्लाह कसूरी का, और उसकी तरफ से भी बाकायदा यही बात कही गई थी। उसी बात के ही एक तरह से ये कहा जाए संकेत दिए गए थे। और किस तरह से ट्रेनिंग यहाँ पर दी जा रही है, आतंकियों की मौजूदगी भी इन वीडियोस में नजर आती है, वो भी इससे स्पष्ट हो जाता है। बताया गया कि लश्कर के पास में सैकड़ों स्कूबा डाइवर्स, ट्रेंड तैराक मौजूद हैं, जिन्हें पाकिस्तान के अलग अलग इलाकों में पानी के अंदर मिशन के लिए तैयार किया जा रहा है। समझिए, लश्कर के पास में ऐसे तमाम लोग मौजूद हैं जो इस तरह से मिशन को अंजाम दे सकते हैं। दावा किया जा रहा है कि ट्रेनिंग सेंटर्स पर खास उपकरण हैं, स्पीड बोट मौजूद हैं, जिनके जरिए ट्रेनिंग दी जाती है ताकि आतंकवाद पानी के रास्ते घुसपैठ कर सके और बड़े हमलों को अंजाम दे सके। इससे पहले लश्कर कमांडर सैफुल्लाह कसूरी दावा करता हुआ नजर आया था कि साल 2026 में पाकिस्तान समंदर में राज करेगा, जिसके बाद ये आशंका जताई जा रही है कि भारत में एक बार फिर समंदर के ही रास्ते घुसपैठ और समंदर के ही रास्ते कोई बड़ी वारदात को अंजाम देने की तैयारी की जा रही है। इससे पहले 26 नवंबर 2008 आपको याद होगा, जब पाकिस्तान की तरफ से आतंकियों ने हमला किया था हिंदुस्तान पर, और वो भी समंदर के रास्ते ही हिंदुस्तान में दाखिल हुए थे। जाहिर सी बात है कि लश्कर की जो गतिविधियां हैं वो पाकिस्तान में बदस्तूर जारी है। हाफिज सईद खुलेआम घूम रहा है, पाकिस्तानी सेना और प्रशासन का सहयोग उसके साथ है। और एक बार फिर ये स्पष्ट हो जाता है कि किस तरह से पाकिस्तान के सेना कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं। बड़ी सवाल, क्या आतंकियों को पाकिस्तान की सरकार का समर्थन हासिल है? सवाल ये भी खड़ा होता है, पाक सेना और सरकार के आखिर किस मजबूरी के तहत आतंकियों का साथ दिया जाता है? सवाल बार बार ये भी, क्या पाक में आतंकवादियों की पैठ इतनी मजबूत है कि सरकार विरोध तक नहीं करती? करेंगे चर्चा, खास मेहमानों का पैनल मेरे साथ में कनेक्ट हो रहा है, इसी मसले पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात जो बार बार नजर आती है, इस तरह के तमाम आतंकियों की मौजूदगी, लेकिन सरकार और सेना बिल्कुल पूरी तरह से खामोश। खास मेहमानों का जो पैनल मेरे साथ कनेक्ट हो रहा है, उनसे आपको मिलवा देती हूँ। रक्षा विशेषज्ञ रिटायर्ड कर्नल तेजिंदर पाल त्यागी मेरे साथ में कनेक्ट हो रहे हैं। रक्षा विशेषज्ञ अनुज माथुर मेरे साथ में कनेक्ट हो रहे हैं। रक्षा विशेषज्ञ करुणा शंकर उपाध्याय भी मेरे साथ में कनेक्ट हो रहे हैं। और भी तमाम खास मेहमान जो है वो भी जल्द ही जुड़ेंगे, उनसे भी आपको मिलवाएंगे। लेकिन आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं शुरुआत कर्नल तेजिंदर पाल त्यागी जी आपसे करना चाह रही हूँ। सबसे पहले तो सर ये बताइए कि आखिर समंदर का रास्ता कितना मुफीद मानता है पाकिस्तान,
घुसपैठ के लिए या हमलों के लिए? देखिए, इससे पहले जब 26/11 हुआ था, तब उस समय उन्होंने समुद्र का रास्ता ही इख्तियार किया था और उसके बाद उनके बहुत सारे आतंकी हमले होते रहे, हम उन्हें विफल भी करते रहे। अब क्या हुआ है कि 9 जनवरी को पाकिस्तान ने अपनी आतंकी गतिविधियों में बदलाव लाया है। पहला बदलाव तो ये लाया है कि पहले आतंकी अपने कैंप स्थापित करते थे, थोड़ी बहुत मदद उनको मिलती होगी, लेकिन अब तो सरकार उनके आतंकी कैंप बनवा रही है। जब मुरीद के में लश्कर तैयबा का और बहावलपुर में जैश ए मोहम्मद का और कोटली में हिजबुल मुजाहिदीन, इनके ठिकाने, लॉन्च पैड, इनकी जो मस्जिदें, मरकज वहां पर थे, वो नष्ट हो गए। तो अब ये नए ठिकाने ढूंढ रहे हैं और इन्होंने नया ठिकाना ढूंढा है मुल्तान। और उस मुल्तान के इस ठिकाने में जो वहां के चीफ ऑफ द डिफेंस फोर्सेस है, सो कॉल्ड जनरल मुनीर, वो जनरल मुनीर ने जैश ए मोहम्मद और लश्कर तैयबा जो अलग अलग ऑपरेट करते थे, इन दोनों को एक साथ लाया और इनको ये बताया जानकारी के मुताबिक कि आप अगला अटैक प्लान कीजिए और वो पानी के थ्रू प्लान कीजिए। और उसके बाद में फिर एक बाकायदा ट्रेनिंग हुई, ट्रेनिंग दी गई। लश्कर तैयबा के जो लड़ाके हैं उनको स्कूबा डाइविंग की ट्रेनिंग दी गई, प्रोफेशनल स्विमिंग की ट्रेनिंग दी गई और स्पीड बोट चलाने की ट्रेनिंग दी गई। सोशल मीडिया पर एक दूसरे से कनेक्ट करने की ट्रेनिंग दी गई और यहाँ तक भी ठीक था। लेकिन ये ट्रेनिंग के बाद जब ये लोग तैयार हुए तो इनकी उस ट्रेनिंग परेड का निरीक्षण किया पाकिस्तान के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर डार ने। अब ये इस किस्म की जो बात ये कर रहे हैं, ये पुरानी व्यवस्था से बिल्कुल डिफरेंट है, क्योंकि अब इन्होंने महिलाओं को भी इसमें शामिल करना शुरू कर दिया है। महिलाओं के जो जिसका नाम इन्होंने रखा है जमात मोमिनात, जिसकी एक लेडी को पकड़ा भी गया था लखनऊ से, ये उसका ये नाम रखा है। हमारा कहना ये है कि अगर पाकिस्तान इस तरह की अपनी चेंजेस कर रहा है और जो स्टेट स्पॉन्सर्ड है, तो हिंदुस्तान को भी ऐसा करना चाहिए। हिंदुस्तान को सबसे पहला काम तो ये करना चाहिए कि जैसे पाकिस्तान में सारी इंटेलिजेंस एजेंसीज ISI के अंतर्गत आती हैं, हिंदुस्तान की एजेंसी, चाहे वो रिसर्च एंड एनालिसिस विंग हो, इंफॉर्मेशन ब्यूरो हो, मिलिट्री इंटेलिजेंस हो, साइबर इंटेलिजेंस हो, 2 दर्जन से ज्यादा इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, अलग अलग काम करती हैं। उनको सिंथेसाइज करने में, एक कोहेसिव डिसीजन के लेने में समय लगता है। तो पहला काम तो ये करना चाहिए कि सारी इंटेलिजेंस एजेंसीज एक कमांड के अंदर आए ताकि तुरंत हमको जानकारी मिल सके। पानी के रास्ते अटैक करना इतना आसान नहीं है, क्योंकि सबसे पहले तो समुद्र के किनारे से 120 नॉटिकल माइल तक जो एरिया है वो इंडियन नेवी के कंट्रोल में आता है और फिर 12 नॉटिकल माइल तक, जब वो समुद्र के किनारे से 12 नॉटिकल माइल तक दूर होते हैं, तब वो कोस्ट गार्ड के अंडर आता है और जब वो समुद्र किनारे पे आते हैं तब वो एरिया पुलिस के कंट्रोल में आता है। यानी कि तीनों एजेंसी इसमें शामिल है, पुलिस भी शामिल है, कोस्ट गार्ड भी शामिल है, इंडियन नेवी भी शामिल है। इन्हें सतर्क हो जाना चाहिए। पर ये तो स्टोरी का एक पार्ट है। हम कहते हैं कि क्या हम केवल अपने आप को डिफेंड ही करते रहे? 145 करोड़ का हिंदुस्तान, हमारे पास इतनी ताकत, जिसके मुकाबले ये आतंकी तो कहीं ठहरते ही नहीं, पाकिस्तान भी कहीं नहीं ठहरता। लेकिन मुझे लगता है सर, शायद इंडिया की पॉलिसी ही यही रहती है कि आप रिटेलिएशन में हम भरोसा रखते हैं, हमले में भरोसा नहीं रखते। मुझे लगता है जी ये गलत है। जब वहां से चेंजेस हुए हैं और एक समय आ गया, अगर मान लीजिए इंडिया की इस नीति से बदलाव आना होता तो अब तक आ गया होता। ये क्या बात है कि बार 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 हमारे फौजी जो है लगे रहे, हमारे सोल्जर जो है उनको कमिट किया जाता रहे? क्यों भाई? अगर उनके 2 आतंकी आते हैं, उसके लिए कल्पना कीजिए कि हमारी कितनी सारी
फोर्सेस को अलर्ट पे रहना पड़ता है। जी किस जी, किस टारगेट हालांकि को मुझे लग रहा है सर, ये बात थोड़ी सी अलग जरूर हो जाती है, क्योंकि हम हमेशा पॉलिसीज की बात करते हैं और यही वजह है कि आतंकिस्तान पाकिस्तान को इसीलिए कहा जाता है क्योंकि वो अपनी आतंक परस्त विचारधारा के साथ में चलता है, और हम विकास की तरफ बात करते हैं, वो तबाही का, विनाश का वो सोचता है। मेरे साथ में रक्षा विशेषज्ञ अनुज माथुर जी भी कनेक्ट हो चुके हैं। आपका भी बहुत स्वागत है इस पूरी चर्चा में। सर, मैं आप ही से इस बात को अब जरा समझना चाह रही हूँ। जिस रूप में हम पिछले कुछ वक्त से देख रहे हैं, पाकिस्तान के अलग अलग इलाकों में बाकायदा ऐसे आतंकी कैंप्स तैयार किए जाते हैं। भारतीय सीमा से जुटे हुए तमाम ऐसे इलाकों में आतंकियों की मौजूदगी नजर आती है। लश्कर ए तोयबा के कई जगहों पर ऐसे ही कैंप या मरकज तैयार किए गए। ये पूरी दुनिया में इसकी तस्वीरें सामने आई, उसके सबूत सामने आए। हाल ही में मुल्तान का जिक्र हुआ, जहां पर हाफिज सईद, आतंकी हाफिज सईद वहां पर दुआ मांगते हुए नजर आता है। ऐसी भी तमाम तस्वीरें सामने आई हैं। सर, जब एक तरफ पाकिस्तान कहता है जीरो टॉलरेंस की नीति है उसके आतंक को लेकर, और वहां पर हाफिज सईद को खुल्लम खुल्ला मौके दिए जाते हैं, लश्कर ए तैयबा के कैंप तैयार किए जा रहे हैं। जय हिंद। है ना, देखिए, आपको मैं एक बात बताऊं कि पाकिस्तान की नीति जीरो टॉलरेंस और ये सब बात की, ये सिर्फ कहने की बातें हैं। पाकिस्तान दुनिया भर के आतंकवाद का एपिसेंटर है, इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए। और जो पाकिस्तान की सेना है, पाकिस्तान की सेना, ये लश्कर को, जैश को, इनको अपनी एक रेजिमेंट, फॉरवर्ड रेजिमेंट की तरह ट्रीट करती है। मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं नैना उस तरफ कि जब ये पहलगाम का हमला हुआ था, उसके बाद कसूरी ने ये क्लेम करा था कि ये हमने करवाया है, फिर तुरंत उसने चेंज किया। उसके बाद उसको पाकिस्तान की आर्मी के फॉरवर्ड पोस्ट में मालाएं पहनाते हुए देखा गया था। तो पाकिस्तान इन टेरर ऑर्गेनाइजेशंस को एक आर्मी के यूनिट के तौर पे देखता है, जो कि उनके फॉरवर्ड अटैकिंग ट्रूप्स को एक प्रकार से उनको मानता है। तो इस बात में कोई संदेह नहीं है मुझे कि पाकिस्तान किस तरीके से इन टेरर आउटफिट्स को अपना हिस्सा मान रहा है। न केवल उनको तैयार किया है, उनको ट्रेनिंग दी है, उनको आर्म्स एंड एम्युनिशन सप्लाई किया है, सब कुछ पाकिस्तान की सेना और आईएसआई के तहत हो रहा है। अब जहां तक सवाल इन चीजों से निपटने का है, देखिए, बात ये होती है कि आप किसी आतंकवादी घटना से निपटने के लिए स्वयं आतंकवादी घटना करने के लिए आपको करने की आवश्यकता नहीं है। आपको अपनी तैयारी रखनी पड़ेगी पूरी ढंग से। आप जैसे कि कल त्यागी कह रहे थे कि आज भारतवर्ष की एक बड़ी भारी समस्या यही है कि आपके पास कोई इस प्रकार का ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, इस प्रकार का कंट्रोल सिस्टम मैकेनिज्म नहीं है, जिस मैकेनिज्म से आप हर एक जो एजेंसी है उसको एक कमांड के तहत ला करके रख सकें। ये बात पहले भी मैं कई दफा कह चुका हूं कि भारतवर्ष में आवश्यकता है यूनिफिकेशन ऑफ इंटेलिजेंस एफर्ट की। और आपको मैं बताना चाहता हूं कि जब मुंबई पे 26/11 का हमला हुआ था, उसके बाद कोस्टल जो डिफेंस है उसको उन्होंने यूनिफाई करने की कोशिश करी थी, लेकिन आगे जाकर के कहीं ना कहीं एक दोबारा वो एक टर्फ वॉर हो जाता है। लोग अपना इसमें एक अपनी वो तरीका अपना ढूंढते हैं कि मैं वन अपमैनशिप जिसको कहा जा सकता है। तो ये बात हमको ध्यान रखने की जरूरत है कि हमको अपने प्रेपरेशन में, तैयारी के बीच में हम इस बात का यकीन करें कि जिसका जो काम है, एक मिनट प्लीज, वो करे। दूसरी बात ये होती है कि उनके जो आपको जो इनपुट्स आते हैं, जो जिस बात की आप देख रहे हैं जो हो रहा है, उसको न्यूट्रलाइज करने का कोई तरीका हमको निकालने की जरूरत है। और ये मुझे लगता है आने वाले समय में ये बात होके रहेगी। 26/11 के बाद मैं बता रहा था, यूनिफाइड उन्होंने कमांड करने की कोशिश करी। अंडमान निकोबार आइलैंड में ये चीज इंप्लीमेंट हो चुकी है। उसकी वजह ये थी कि वहां वो पूरा का पूरा जो सिस्टम है वो ऑलरेडी एक यूनिफाइड कमांड के तहत में आता है, और वहां पर इसको, लेकिन
मेनलैंड इंडिया में नहीं हो पाई। और आपने सर ये कहा कि हालांकि ये मुझे लग रहा है हाँ, ये इंडिया की तरफ से एक बड़ा चैलेंज है। मैं दोबारा लौटती हूँ सर, लेकिन मेरे साथ में पाकिस्तान से पत्रकार हसन दुरानी भी जो जुड़ चुके हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। मैं करुण शंकर जी का रुख करूँ, करुणा शंकर जी का, लेकिन उसके पहले हसन दुरानी जी आपसे इस बात का जरूर मैं जवाब लेना चाहूंगी। पाकिस्तान की तरफ से एक तरफ ये कहा जाता है कि आतंकवाद या आतंकवाद से जुड़े हुए जो तमाम आउटफिट्स हैं पाकिस्तान की तरफ से उन पर पाबंदियां हैं वो खत्म किए जा चुके हैं और इन पर सख्त एक्शन लिया जा रहा है। लेकिन हाल ही में ऐसी तमाम बड़ी तस्वीरें नजर आती हैं दुरानी साहब, मुल्तान की भी बड़ी तस्वीर नजर आई, मरकज या ये कहा जाए ऐसे ट्रेनिंग कैंप जो ऑलरेडी वहां पर पहले इस्टेब्लिश रहे हैं सैयद अल सुहादा के नाम से, उसके अलावा भी अब एक और मरकज ऐसे तैयार किए जा रहे हैं। वहां पर मौजूदगी हाफिज सईद की होती है, डेसिग्नेटेड आतंकवादी बताया जाता है, वो वहां पे दुआ पढ़ने के लिए पहुंचता है बाकायदा, वहां पर उसकी मौजूदगी। ये किस तरह की पाबंदियां हैं आतंकवाद पर? देखिए नैना, सबसे पहला तो आपका शुक्रिया। दूसरी बात ये थी कि अभी आपने जो मुझे तस्वीर अभी जो सामने फ्रेम के अंदर मुझे नजर आ रही है, इसमें हाफिज सईद साहब कहीं पे मौजूद नहीं है। और दूसरी बात ये है कि आपने ये कहा कि जी वो मुल्तान में, देखिए मुल्तान के अंदर या कहीं पे भी पाकिस्तान के अंदर कहीं पे भी अगर कोई ट्रेनिंग कैंप है तो फिर पाकिस्तान जो है फेटफ की ग्रे लिस्ट से बाहर कैसे निकला। ये आपको भी पता है कि भारत ने अपनी भरपूर कोशिश की और वो अपनी कोशिश के अंदर कामयाब भी हुआ। उसने पूरी दुनिया को बताया कि पाकिस्तान के अंदर फलां फलां जगह के ऊपर जो है ये मसाइल पैदा हैं, वहाँ पे ट्रेनिंग कैंप्स हैं, और उसके बाद पाकिस्तान जो फेटफ की ग्रे लिस्ट के अंदर वो शामिल हो गया। लेकिन जब उसके बाद दोबारा जब सारी चीज़ों को चेक किया गया और फेटफ ने अपनी पूरी स्क्रूटनी की, तो उसकी रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान के अंदर किसी भी किस्म का कोई ट्रेनिंग कैंप ऐसा अवेलेबल नहीं हुआ जो कि जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं। दूसरी बात ये कही जा रही है कि मुल्तान के अंदर तो ऐसा कोई चीज़ नहीं है। दूसरी तीसरी उसके अंदर तीसरी चीज़ ये थी कि मुझे ये बताया गया था कि वहाँ पर जी हाफिज सईद साहब वहाँ पे अपन गए हैं और साथ में जी वो अपना हाफिज मुनीर साहब गए हैं, तो आसम मुनीर साहब। अब ये जो आपने तस्वीर मुझे दिखाई है ये बड़ी क्लियर है, इसके अंदर हाफिज सईद यहाँ पे मौजूद नहीं है इस तस्वीर के अंदर। तीसरी बात इसके अंदर, चौथी बात यह है कि हाफिज सईद जो है वो तो जेल के अंदर मौजूद है। पांचवी बात यह है कि पाकिस्तान के अंदर एक कैदी है इमरान अहमद खान नियाजी साहब, वो भी जेल के अंदर मौजूद है। उनकी भी अगर कहीं से उसकी शक्ल नजर कहीं पे नहीं आ रही तो फिर हाफिज सईद जो कि जिसके बारे में बड़ी आप बड़ी हैरानी होती है हसन दुरानी जी, आप हाफिज सईद जो कि एक आतंकवादी है, यूएन की तरफ से, अमेरिका की तरफ से, भारत की तरफ से, अलग अलग मोर्चों की तरफ से आप उसे साहब कह के संबोधित करते हैं। लेकिन मैं आपको ये भी बता दूं, जिन तस्वीरों का आप हवाला या अभी आप तस्वीरों का जिक्र करें ना, मैं दुरानी जी आपको बोलने का पूरा मौका दूंगी, उसमें लश्कर तैयबा का आतंकी कमांडर वहां पर मौजूद है। हाल ही में इसी तरह के बयान आ जाते हैं सैफुल्लाह कसूरी से जुड़े हुए। मेरे पास आधा घंटा है, आप अपनी बात मुकम्मल कर ले, मैं आराम से बैठ के चाय पी लेकिन मैं रहा हूँ। आपको एक तरफा थोड़ी ना बात बोलने दूंगी। मैं मोहतरमा, आपका सबसे बड़ा ना। प्रॉब्लम ये है मोहतरमा, आपका सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि आप किसी बात को सुनना पसंद नहीं करते, आपके कानों में दर्द शुरू हो जाती है। मैं आपसे एक बात कर रहा हूँ, टू द पॉइंट बात कर रहा हूँ, लेकिन आप मुसलसल जो है ना वो चीजों को दुरानी जी, और मुझे लगता है आपको तकलीफ ये हो जाती है, आपको ऐसा लगता है कि ये आपका पाकिस्तान का कोई मंच है, आप अपनी तरफ से कोई भी प्रोपेगेंडा बोलते रहेंगे और मैं आपको सुनने का वो पूरा आपको बोलने का मौका देती रहूंगी। मैं जानती हूँ आप बड़े व्यस्त हैं, आपके पास में लिमिटेड टाइम है, लेकिन अगर आप कोई चीज गलत बोलेंगे तो काउंटर करना मेरा काम है। आपका इंतहाई बड़ा मिनिस्टर शाह साहब जो है वो बकवास ये कर रहे थे, उनके मुंह से गंदगी निकल रही थी कि तालिबान और हम एक हैं, आरएसएस और तालिबान एक चीज है। वो भी धर्म के नाम पे लोगों को मारते हैं, हम भी धर्म के नाम पे हमारे युवा जो वो ये काम कर रहे हैं। कब का ये बयान, कब का बयान है? अरे जनाब, कब का बयान है? वीडियो दिखाइए, कब का बयान है? वीडियो दिखाइए, उसके सबूत दीजिए। आप सबूत, अरे आपके पास जब कुछ बात नहीं होती ना हसन दुरानी, तो आप लोग ये उलझुल इधर उधर के तर्क देते हैं। बताइए भारत के गृह मंत्री अमित शाह, जिनसे पाकिस्तान खौफ खाता है, नींद उड़ा कर रखी उनने, नींद उड़ा कर रखी। कब की बात आप कर रही हैं? आप मुझे बताइए कब उन्होंने बात कही है? ये बात नहीं कर सकते, आप किसी की बात सुन नहीं सकते, आपको सिर्फ अपनी बकवास करने की आदत पड़ी हुई है। जो आप जिस तरह से यहाँ पर आकर बकवास कर रहे हैं ना, प्लीज हसन दुरानी सुनिए, आपने अमित शाह का जिक्र किया, मुझे बताइए कब कही ये बात, बताइए जरा। मैंने आपको ये टोक दिया कि आप हाफिज सईद एक टेररिस्ट को, आप डेजिग्नेटेड टेररिस्ट को आप साहब कहकर संबोधित करें, ये आपकी पॉलिसी है क्या आतंकवाद को रोकने की? यही है, मुझे उस पर रिस्पॉन्ड कर रहे थे, उसके बाद यहाँ पे 6 बंदे छोड़ो, 10 बंदे छोड़ो, जो मर्जी यहाँ पे गंद गोलो, मुझे इससे कोई मसला कोई नहीं है। मैंने आपको ये बता दिया कि आपने जो बात कही है उसमें हाफिज सईद बिल्कुल मौजूद नहीं है, वो आपका बिल्कुल फेक बात है और झूठी बात है। दूसरी बात, आप ये जो बार बार दिखा रहे हैं यहाँ पे, और उसके बाद आपने ये कहा कि जनाब लोगों को डाइविंग की जो है ना वो ट्रेनिंग दी जा रही है, ये वो लोग हैं पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग के लोग हैं,
जिनको के पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम जो कि एक पॉलिटिकल पार्टी है जिसने कि अभी रिसेंट इलेक्शन के अंदर पाकिस्तान के अंदर जो है वो हिस्सा लिया और वहां पे बकायदा उन्होंने वोट हासिल किए। पाकिस्तान के अंदर किसी भी किस्म के दहशतगर्द को इलेक्शन में हिस्सा लेने की इजाजत नहीं है। हो सकता है भारत के अंदर इजाजत हो और वो इलेक्शन लड़ते हो, लेकिन पाकिस्तान के अंदर इजाजत नहीं है। क्यों? हमने पूरी दुनिया का जवाब देना है, हमने पूरी दुनिया का जवाब देना है, खटफ को हमने जवाब देना होता है, ठीक है। और ये जो इस वक्त आप चीजें देख रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग ने ट्रेनिंग करवाई थी, जो कि उसके बाद ये ट्रेनिंग जो थी ये सैलाब के दिनों के अंदर, अभी रिसेंट जो सैलाब आया, फ्लड आया, उसके अंदर सबसे ज्यादा पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग के लोगों ने इसमें जो है वो काम किया। इसके अलावा तीसरी बात यह है, इसी ट्रेनिंग के हवाले से अगर मैं बात करता हूं, आपने एक बंदे का नाम लिया और बकायदा तौर पे कहा कि ये ट्रेनिंग दे रहा है। वो बंदा लाहौर से, पाकिस्तान पंजाब से उसने इलेक्शन लड़ा, ठीक है, वो इलेक्शन हार गया, 5,500 से ज्यादा उसने वोट लिए और उसके बाद वो बंदा कराची के अंदर इस वक्त जो गुल प्लाजा जो है वहां पे सानिया गुल प्लाजा, जिस प्लाजे के अंदर आग लगी थी, उस प्लाजे की इस वक्त वो वहां पे रेस्क्यू टीम का इस वक्त हेड है और पीएमएल पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग की जानब से वो वहां पे काम कर रहा है। ठीक हो गया? ये तो हो गया आपकी स्टोरी। सुनिए ठीक है, नहीं अरे भाई आप एक तरफा थोड़ी ना बोल रही है, आपका कोई मंच थोड़ी है कि अगर आप यहाँ पे जो रटी रटाई स्क्रिप्ट बोलने के लिए आए मैं बोले दूं। मैं अब आपको एक्सपोज जरा करती हूँ। आप कह रहे हैं कि भाई एफएटीएफ से पाकिस्तान अगर इस तरह से आतंकवाद को ये खत्म करने की बात नहीं करता तो उसे हटाता नहीं। मैं आपको ये बता दूं, हटाया नहीं गया है। अभी हाल ही में अक्टूबर 2025 में बहुत ज्यादा वक्त नहीं हुआ जब फटकार लगी थी और ये भी कहा गया था कि ग्रे लिस्ट से निकलना कोई बुलेट प्रूफ शील्ड नहीं है। अभी भी पाकिस्तान पे मॉनिटरिंग है, क्योंकि सब जानते हैं जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर में मरकज या ऐसे तमाम आतंकी कैंप जो ध्वस्त हुए ना, उनको रिबिल्ड करने के लिए, टेरर फंडिंग के लिए आप लोग दूसरे मॉड्यूल एस्टैब्लिश करते हैं। और हसम दुरानी, मैं आपको एक्सपोज कर दूं, आपने कहा कि भाई पाकिस्तान में ऐसी कोई संस्थाएं नहीं है चुनाव लड़ने के लिए। लश्कर तैयबा, जैश ए मोहम्मद और हिजबुल मुजाहिदीन की जो आपने प्रॉक्सीज क्रिएट करके रखे हैं कोई अलग अलग फाउंडेशन की, जरा उनकी भी बात कीजिए। और आपके यहाँ तो ऑलरेडी है राजनीतिक पार्टी, संजीव श्रीवास्तव जी भी जुड़ चुके हैं। मैं चाहूंगी जरा यहाँ पर, आपका भी बहुत स्वागत है सर। मुझे जरा, मैं पहले करुणा जी का इससे जवाब ले लेती हूँ। करुणा जी जरा बताइए, क्या पाकिस्तान में जो आतंकी संगठन है या आतंकी जिनके ऊपर टैग लगे हैं कि वो क्या चुनावी मैदान में नहीं होते? जरा बताइए, जवाब दीजिए हसम दुर्रानी जी को, रटी रटाई स्क्रिप्ट पढ़कर आते हैं यहाँ पे। देखिए, पाकिस्तान कभी भी सच्चाई स्वीकार नहीं करता है। आप जानते हैं कि उसामा बिन लादेन से लेकर हाफिज सईद तक सारे बड़े आतंकियों का यह ठिकाना रहा है। वहां के चुनाव में आतंकी लड़ते भी हैं और आतंकियों में और सेना के लोगों में वहां कोई फर्क नहीं है। आपने देखा होगा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जब भारतीय वायुसेना ने आतंकी ठिकानों पर हमला किया तो अगले दिन आतंकियों के जनाजे में बड़े बड़े सैन्य अधिकारी शामिल हुए थे। यह इस बात का प्रमाण है कि वह सेना के अभिन्न अंग हैं अथवा सेना द्वारा प्रशिक्षित कमांडो हैं। इसलिए उनके यहाँ आतंकियों में और सेना में कोई फर्क नहीं है। आप कह सकते हैं कि वहाँ जो आतंक की फौज है वह भी उनकी फौज का एक आनुषंगिक अंग है। तो इस दृष्टि से हमें पाकिस्तान को देखना है और पाकिस्तान को यह याद रखना होगा कि अभी भी ऑपरेशन सिंदूर जारी है और अगर इस बार कुछ ने कोई हिमाकत की तो इस बार ऐसा करारा जवाब मिलेगा कि इतिहास में वह याद रखेगा। इस दृष्टि से उनको बहुत कुछ सोच समझ करके करना है। अगर वो आतंकी हमले की कोई भी कोशिश करते हैं, कोई भी आतंकी संगठन इस प्रकार का दुस्साहस करता है तो इस बार जो पाकिस्तान पर हमला होगा वह इतिहास में याद किया जाएगा। ये बात इनको और करुणा शंकर जी, सबसे महत्वपूर्ण बात तो यह है कि पाकिस्तान कभी मानता नहीं, चाहे बात उसामा बिन लादेन की हो, हाफिज सईद की हो, मौलाना मसूद अजहर की, ऐसे लंबी फहरिस्त है। संजीव जी, बार बार चुनाव की बात होती है, जरा इनको मुझे लगता है बताने की जरूरत है। भले इन आतंकियों पर चेहरा दिखाने की कोशिश की पाबंदी है, लेकिन कैसे उनके प्रॉक्सी दूसरे संगठनों के माध्यम से उन्हें आगे बढ़ाया जाता है पाकिस्तान में आतंकवाद को। जी बिल्कुल। देखिए, एफएटीएफ का जब बहुत ही जबरदस्त जो प्रेशर है वो पाकिस्तान के मिलिट्री रूलर्स पर और वहां पर आया तो जाहिर है कि उन्होंने लश्कर तैयबा और जैश ए मोहम्मद के विरुद्ध कुछ दिखावे की कार्रवाइयां की। लेकिन वो दिखावे की कार्रवाइयां ही मात्र है। लेकिन वो जो आतंकी संगठन है वो सीधा सीधा अगर वो ऑपरेट नहीं कर रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो ऑपरेट नहीं कर रहे हैं। ये जो पहलगाम का जो आतंकी हमला हुआ था, द रेसिस्टेंट फ्रंट TRF नामक एक आतंकी संगठन था, वो इसी लश्कर तैयबा का ही फ्रंट ऑर्गेनाइजेशन था और उसने और इसी तरीके के जो एक्टिविटीज को अनेक जो वहाँ के जो मेन आतंकी संगठन है और उसके जो स्पॉन्सर्स हैं, जो पनाहगार है, पाकिस्तान की जो सेना है,
वो जाहिर है कि और वहाँ की जो खुफिया एजेंसी है वो इस तरीके के जो फ्रंट ऑर्गेनाइजेशंस को बना करके वो आतंक को अभी भी प्रश्रय दे रहे हैं। और देखिए एफएटीएफ में पाकिस्तान कई बार जा चुका है, बाहर आ चुका है, लेकिन यदि पाकिस्तान अगर इसी तरीके से आतंकियों को अभी भी संरक्षण देना शुरू करता रहा तो वो दिन दूर नहीं कि वो फिर से एक बार ग्रे लिस्ट में शामिल हो सकता है, क्योंकि टीआरएफ को भी अब अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने इसका गहरा संज्ञान लिया है। अमेरिका ने टीआरएफ को भी बैन अपनी तरफ से किया है, उसको टेरर लिस्ट में डाला है। और इसी तरीके की जो एक्टिविटीज अगर पाकिस्तान जारी रखेगा तो जाहिर है कि एफएटीएफ फिर से उसे ग्रे लिस्ट में डाल सकता है और आने वाले समय में ब्लैक लिस्ट भी कर सकता है। और जाहिर है कि एक बात मैं अवश्य कहना चाहता हूं कि ट्रंप प्रशासन जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का है वो अपने वेस्टेड इंटरेस्ट को, अपने स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट को सर्व करने के लिए जो पाकिस्तान को थोड़ा बहुत सपोर्ट दे देते हैं, उसकी वजह से पाकिस्तान को ये सहूलियतें मिल जाती हैं कि वो एफएटीएफ से बाहर आ जाता है या आईएमएफ से उसे कर्ज मिल जाता है। तो ये अमेरिका के जो डबल स्टैंडर्ड्स हैं उसकी वजह से और अमेरिका की जो पाकिस्तान को एक्सप्लॉइट करने की, एक्सप्लॉइट मैं कहूंगा, एक्सप्लॉइट करने की मुझे लगता है जो उसकी लेकिन संजीव जी कोई दूसरा देश क्या, अगर किसी देश का खुद सेना अध्यक्ष, किसी देश का राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री ये कहता है भाई हम तो आतंकवाद से पीड़ित हैं, हम आतंकवाद को प्रमोट नहीं करते, समर्थन नहीं करते, लेकिन वहीं पर दूसरी तरफ उन्हीं के नाक के नीचे अलग अलग ऐसे कैंप बन जाते हैं, लश्कर तैयबा या ऐसे तमाम आतंकी खुल्लम खुल्ला घूमते हैं, बयान आ जाते हैं। तो ये ऐसा नहीं लगता कि सिर्फ दिखावे वाली कार्रवाई है, सबको झांसे में रखने वाला एक्शन है? सिर्फ पूरी तरीके से झांसे में रखने वाला, एफएटीएफ की आंखों में धूल झोंकते रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की आंखों में धूल झोंकते रहे हैं। यही जो तालिबान, मुझे अच्छी तरह से याद है, इमरान खान कहा करते थे गुलामी की जंजीरों को तोड़ करके ये जो आजाद हुए लोग हैं, आजाद हुए परिंदे हैं, अब वही परिंदे अभी इस समय दहशतगर्द बन गए हैं। ये जो कभी उसको ये गुलामी की जंजीरें तोड़ने वाले और आजादी के फ्रीडम फाइटर्स कहे जाने वाले जो लोग थे, आज ये पाकिस्तान के लिए दहशतगर्द हो गए हैं। रातों रात देखिए कैसे परिवर्तन आ जाता है। और अभी टीटीपी दहशतगर्द है, कभी ये आजादी की लड़ाई लड़ रहा था, कभी ये गुलामी की जंजीरों को तोड़ करके बाहर आया था। तो ये पाकिस्तान के जो डबल स्टैंडर्ड्स हैं उसका देखिए सबसे बड़ा खामियाजा, नैना जी कल भी हम इस बात को डिस्कस कर रहे थे कि पाकिस्तान को स्वयं भुगतना पड़ा है। आज तहरीके तालिबान पाकिस्तान की सेना पर ही सबसे ज्यादा बड़े हमले करता है, क्योंकि अब वो पाकिस्तान को अपने लिए सबसे बड़ा शत्रु मानता है। कभी ये देखिए पाकिस्तान के जो मिलिट्री रूलर्स थे और आज भी इनकी बिल्कुल वैसे ही सोच है कि ये अफगानिस्तान को अपने स्ट्रेटेजिक बैकयार्ड के तौर पर इस्तेमाल करने के इनके मंसूबे। लेकिन मुझे लगता है संजीव जी जब परिस्थितियों को बखूबी जानते हैं लेकिन स्वीकार नहीं करते। जी बात पूरी कीजिएगा, फिर मैं जवाब लेती हूँ दुरानी जी से। अपने अफगानिस्तान को स्ट्रेटेजिक बैकयार्ड के तौर पर इस्तेमाल करेंगे, लेकिन आज आप देखिए क्या हो गया है। आज तालिबान ही पाकिस्तान को स्ट्रेटेजिक बैकयार्ड बनाना चाहता है, पूरे पाकिस्तान का तालिबानाइजेशन टीटीपी करना चाहता है। टीटीपी पूरे पाकिस्तान में कट्टर शरिया लॉ लागू करना चाहता है और उस प्रक्रिया में वो पाकिस्तान की सेना को सबसे बड़े शत्रु के तौर पर देखता है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात तो ये है ना संजीव जी कि तालिबान को बनाया पाकिस्तान की सेना ने, खुद पाकिस्तान ने, और अब जब वो उनके सर पे चढ़कर उन्हीं के लिए चुनौती बन गया है तो वो सीधे हिंदुस्तान से कनेक्ट कर देते हैं और यहाँ पर उलझुल तर्क देने की कोशिश होती है। लेकिन हसन दुरानी जी, आपने एफएटीएफ का जिक्र किया, मुझे एक बात बताइए, अमेरिका की तरफ से कई बड़ी ऐसी रिपोर्ट सामने आई जिसमें हाल ही रिपोर्ट में आया था कि पाकिस्तान ने यूएस में लॉबिंग फर्म्स जैसे कई ऐसे अलग अलग एडवाइजर्स हैं, एलएलसी या फिर ग्रेव स्ट्रैटेजी ग्रुप, उन्हें हायर किया ताकि वो ग्रे लिस्ट से बाहर आ सके अपनी छवि को मजबूत या अपनी छवि को सुधारने के लिए। वहां पर आप इतना पैसा बहा देते हैं, यहाँ पर आपकी जनता भूखी मर रही होती है, इतना परेशान रहती है, लेकिन उनका कोई आपको इल्म तक नहीं होता, जरा सी उनकी चिंता तक नहीं होती है। यहाँ पर भी आप आतंकियों को ट्रेनिंग देने के लिए पैसा बहाते रहते हैं। देखिए, पहली बात तो यह है कि आपने जो बात की है कि पाकिस्तान ने अगर कोई लॉबिंग फर्म को हायर किया है तो वो तो रेपिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर है नरेंद्र मोदी, उन्होंने भी हायर किया हुआ था। तो उसको क्या हुआ, क्या उनकी छवि मानते हैं आपके कटोरिस्तान या भिखारिस्तान ने भी इतना पैसा बहाया जो दूसरों से उधारी ले लेकर, आप मानते हैं ना कि आपने भी ऐसे लॉबिंग फर्म में पैसे लगाए?
रेपिस्तान को मानती हैं ना? आप एग्री करती हैं कि ये आप रेपिस्तान में रह मैं रही तो हैं? बिल्कुल नहीं मानती, लेकिन आप तो मानते हैं ना बिल्कुल अपना। ठीक है। आप जब आपका आप नहीं देश तो है ना, मानती, जब आप नहीं आपका देश मानती, तो जब आप नहीं मानती, आपका तो यहाँ सुनिए पे सुनिए, आप तो ये मुझे ना बताएं जहां पर दिन दहाड़े महिलाओं को उठा लिया जाए। आप तो ना बताएं जिस देश के बलूचिस्तान प्रांत में खुद पाकिस्तान ह्यूमन राइट कमीशन की रिपोर्ट है सर दुर्रानी जी, खुद पाकिस्तान ह्यूमन राइट कमीशन की रिपोर्ट है, किस तरह से हजारों की संख्या में किल एंड डंप के रूप में पड़े रहते हैं महिलाओं का क्या हाल है वहां पर, ये सब पूरी दुनिया जानती है। आप बोल लें क्योंकि मेरे पास 5 मिनट है। आप हाँ, मैं जानती हूँ आप गेस्ट अपीयरेंस के तौर पर आना चाहते हैं और आपके पास में खुद जवाब नहीं है। यहाँ पर माथुर जी जरा इस बात को समझाने की कोशिश कीजिए, जिस रूप में ये ट्रेनिंग कैंप, पहली बात आतंकियों को कभी एग्जिस्टेंस के तौर पे मानेंगे नहीं यहाँ पे दुर्रानी जी। जब उनको सबूत दिखाए जाएंगे तो वो बोलेंगे भाई ये तो फेक है, ये तो है ही नहीं, एग्जिस्टेंस ही नहीं है, यहाँ पर आतंकियों की मौजूदगी नहीं है। ना देखिए, इसमें कोई इनके कहने से कुछ होता नहीं है। देखिए, आपको इस बात को पूरी तरह से पूरी दुनिया जानती है कि किस प्रकार से आप वहां पर वहां के लोगों के भाषण दिखाई दे रहे हैं, वहां सुनाई दे रहा है किस प्रकार से वहां टेरर इनके जो ऑर्गेनाइजेशन हैं वहां पर लगातार इस बात की कार्रवाई करते चले जा रहे हैं कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। इसमें कोई, मेरे को लगता नहीं कि आपको इसको कोई डिफाई करने की कोई पॉसिबिलिटी है। अब मैं आपको बताता हूं, देखिए, इस बात को कई दफा ये इनके खुद के लीडर एक्सेप्ट कर चुके हैं कि तमाम टेरर एक्टिविटीज में ये लोग शामिल रहे हैं। ये इनके लीडर्स की एक बहुत बड़ी खासियत है कि उस एक बार डिनाई करते हैं और उसके बाद कुछ दिन बाद जाकर के उसको एक्सेप्ट। मैं इसका एग्जांपल देता हूं, इनका एयरफोर्स के एक एयर मार्शल ने इसके बाद कहा था कि वी डिस्प्लेड टैक्टिकल ब्रिलियंस इन पुलवामा। ये तमाम जितनी भी एक्टिविटीज भारत में हो रही हैं उसमें न केवल वो शामिल हैं बल्कि उन्होंने उसको प्लान किया हुआ है। अब मैं आपको बताता हूं कि किस प्रकार से वहां पर टेरर आउटफिट्स तैयार किए जाते हैं। और ये तालिबान, जिसको कि इन्होंने कहा था कि हमने एक बहुत बड़ा काम कर दिया, और इनकी एक स्पोक्स पर्सन ने जाकर के टेलीविजन पे ये बात कही है कि हमने अब अफगानिस्तान में तालिबान फ्री हो गए हैं और अब इंशाल्लाह वो भारत से हमको कश्मीर फतेह करके देंगे। ये तो इनकी मानसिकता है कि एक टेरर आउटफिट जो है वो इनके साथ इनके नेशनल एम्स को, ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने में इनकी सहायता देगा। देखिए, ये मैं बात थोड़ी देर पहले भी नैना बता रहा था आपको कि पाकिस्तान की सेना और ISI इन टेरर आउटफिट्स को अपना एक्सटेंडेड फॉर्मेशन और एक्सटेंडेड रेजिमेंट्स मानते हैं। एक मिनट और जी दुर्रानी जी से इसका जवाब ले लेती हूँ। दुर्रानी जी, ऐसी क्या मजबूरियां हैं पाक सेना सरकार की कि आतंकियों का साथ वो दे देते हैं, नजरअंदाज कर देते हैं, आंखें मूंद लेते हैं? कौन से टेररिस्ट का साथ दिया है? किसके ऊपर हमने आंखें बंद की हैं? मुझे इस पे बताया ना। आपके पास इसकी कोई इंफॉर्मेशन है? आप अगर आपके पास 2-3 चीजें, मोहतरमा, मुझे बात कंप्लीट करने दिया करें, ठीक है? आपका सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है ना कि आपको अगर खुद ही प्रोग्राम करना, आप मुझे क्यों बुलाते हैं? देखिए ना, आप मुझे क्यों बुलाते हैं? आप एक काम करें, मेरी सिर्फ तस्वीर लगा दिया करें और उसके बाद अपना पूरा प्रोग्राम कर लिया करें। नहीं, मेरे पास जवाब हो, चले, अगर मेरे पास जवाब नहीं है तो मुझे बुलाते क्यों हैं? मैडम, आप मुझे बुलाती क्यों हैं? मुझे इतना बता दें। मैं इतना खूबसूरत नहीं हूं कि आपका जो है ना इस चैनल के ऊपर आपकी TRP बढ़ जाएगी, ठीक है? प्रॉब्लम ये है कि अगर ऐसी ही बात है तो आप सिर्फ मेरी तस्वीर लगा दिया करें। आप अपना जो है टेलीप्रॉम्प्टर खोल लें, जो मर्जी बोल दिया करें और उसको कह दे कि हाँ, क्योंकि हमने ये सवाल पूछे हैं और हसाम दुरानी के पास जवाब नहीं थे तो चला गया। मैं जानती हूँ आपको जाना है, अब आप छोड़ दें। मैं जानती हूँ आपको थोड़ी देर में जाना है, बता तो दीजिए जरा। नैना सुन ले। आपने जो बातें की हैं, मैं आपको इस बात का किसी का भी जवाब दूंगा। आपने एक ही बात कहनी है जी, तुम झूठ बोल रहे हो। हाँ ठीक है, मैं झूठ बोल रहा हूँ। मैं किसी बात को अगर मैं जो करूंगा, जैसे अब ये हमारे जो भाई साहब बैठे हुए हमारे सीनियर साहब हैं, हाँ, और इन्होंने बातें की हैं, अगर मैं इनको कहूं कि यार आपको इस उम्र में झूठ बोलते हुए शर्म नहीं आती, तो आप कहेंगे नहीं जी आप झूठ बोल रहे हो, आप तो इसके ऊपर जो है ना आप काउंटर कर रहे हो। देखिए, ऐसा नहीं होता। बात यह है कि आप अगर अपना को बयान रखते हो, मैं उसकी बात को सुन लेता हूं, लेकिन जैसे ही अगर मैंने कोई जवाब देना होता है तो आपकी तरफ से प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। आपने मुझे कहा कि जी FATF का आपने कहा, इसका मतलब है कि पूरी दुनिया जो है वो इतनी जो है वो बुद्धू है, उसका दिमाग काम नहीं करता कि पाकिस्तान जो है वो उनको जो ना चक्कर दे के निकल जाता है और मां सिवाय इंडिया से ज्यादा अक्लमंद और हिंदुओं से ज्यादा अक्लमंद जो है ना दुनिया के अंदर और कोई दूसरी कौम नहीं है। सिर्फ उसको पता लग जाता है कि पाकिस्तान। सर आप चुप कर दें, चुप कर दे, मुझे बोल लेने दे। तमीज से बात करिए प्लीज। अरे मुझे आप जरा तमीज से आराम से बात करें, तमीज से आराम से बात करें। मैं बोल रहा हूं ना, आपके बोलते हुए मैं बोला था। वो तमीज से ही बात कर रहे हैं। आप क्यों नाराज हो रहे हैं? नैना आप ही चुप करो। अरे आप नाराज क्यों हो रहे हैं? आपकी बौखलाहट नजर आ रही है इसमें।
ना मैं बोल रहा हूं ना, मैं किसी के बोलते हुए बोल रहा हूं, मैं अपना माइक म्यूट कर देता हूं। बात ये इन्होंने कहा कि जनाब फेटफ को हमने जो है ना चक्कर दे दिया, जिसका मतलब क्या हुआ कि पूरी की पूरी दुनिया बुद्धू है, मां सवाए आप लोगों के और खासतौर पे इन साहब के, जो कि दुनिया में सबसे अक्लमंद तरीन लोग यहाँ बैठे हुए हैं। फिर आपने कहा कि जनाब पाकिस्तान की जो है ना वो आर्मी ये काम करवा रही है। भाई अगर पाकिस्तान की आर्मी ये काम करवा रही है तो आप इससे पहले इसी प्रोग्राम के अंदर एक साहब ये बैठ के बात कर रहे थे कि वहां से दो है ना आतंकवादी आ जाते हैं और हमारी पूरी फौज जो होती है, फोर्सेज जो होती है वो पागल हो जाती हैं। भाई 2 बंदे आपसे कंट्रोल नहीं होते, ठीक है, और उसके बाद आपकी आर्मी जो है पूरी की पूरी आपकी फोर्सेज जो है वो तबाह बर्बाद होकर रह जाती हैं। तीसरी बात ये होती है कि वो कहते हैं कि हमने ये किया हमसे हम कर नहीं सके सारा कुछ, क्यों नहीं कर सके? भाई वो मान रहे हैं इसके अंदर प्रोग्राम के अंदर इस बात को मान रहे हैं कि भाई आपकी 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 नेग्लिजेंस बहुत ज्यादा है, आप इस काबिल ही नहीं है, आपकी फोर्सेज जो है इस काबिल नहीं है कि वो किसी किस्म की चीजों को काउंटर कर सके। तीसरी बात आपने कहा जी आतंकी जब हमला हुआ खासतौर पे अगर सुन लो ना मेरी नैना मेरी बात मुकम्मल होने दो, नैना मेरी बात मुकम्मल होने दो। आतंकियों की संगठन की पाबंदियों की बात कही, आपने जवाब ही नहीं दिया। आप पूछे कौन से आतंकी संगठन? आ रहा हूं, एक मिनट ठहर जो मैं आ रहा हूं, उसी पे आ रहा हूं। आपने कहा कि सुन ले, आपने कहा पहलगाम वाकया हुआ, पहलगाम वाकया के अंदर आप ही लोगों के मीडिया के चैनल्स के ऊपर जब मैं बैठा होता था मुझे बताया जाता था कि जनाब 4 आतंकी जो है वो भारत से यहां से आए हैं, पाकिस्तान से आए हैं और आपके जो है ना इतने बंदों को मार के चले गए। उसके बाद हमने बंदे मार दिए, एक दिन ये पता लगा बंदे मार दिए, अगले दिन पता लगा बंदे गिरफ्तार नहीं हुए, तीसरे दिन आप ही के चैनल्स के ऊपर बात चल रही थी वो श्रीलंका में भाग गए 4 बंदे वहां से निकल के। भाई 4 आतंकवादी आए, 16 आपने मार दिए, 4 भाग गए, उसके 4 श्रीलंका चले गए। आपने श्रीलंकन एयरपोर्ट तक श्रीलंका जाके अपनी जो सी पोर्ट थी वो भी आपने ब्लॉक कर दी, आप एयरपोर्ट के ऊपर भी जाके वहां पे करते हैं आप इंडियन क्या मिला आपको वहां से? बहुत फॉलो करते हैं आप इंडियन मीडिया को, और मैं जानती हूँ आप बड़े स्मार्ट जर्नलिस्ट हैं, आप बड़े स्मार्ट जर्नलिस्ट हैं हसन दुरानी। आपको पता है कि काम की बात जैसे आपसे पूछी जा रही है तो उससे कैसे आपको बाईपास कर रहा है ना, आप उल जुलूल तर्क देकर। जी माथुर जी भी कुछ कह रहे थे आपकी इस बात पे। देखिए मैं यही बताने की कोशिश कर रहा था कि इनको ये भी जानते हैं इस बात को कि किस प्रकार से पूरा का पूरा इनका इन्वॉल्वमेंट है, और इनको जैसे आप जब कोई तर्क देते हैं और आप उस तर्क के बजाय आप चिल्लाना शुरू कर देते हैं, इसका अर्थ ये होता है कि आपके पास तर्क नहीं है और आप जो कह रहे हैं मैं बता दूं वैसे माथुर जी जा चुके हैं हसन दुरानी के पास शायद सवालों के जवाब भी नहीं है, क्योंकि मैं उनसे जब आतंकी संगठनों की बात कर रही हूं तो वो इधर उधर की बात करके किस तरह से टाइम किल करने की कोशिश करते हैं या हमने देखा। हमने उनसे ये भी पूछ लिया भाई आतंकी संगठनों की ऐसी क्या पाबंदियां हैं, लेकिन वो चले जाते हैं, अपनी बात को यहाँ पर रखने से बचते हैं। जी अनुज माथुर जी। हाँ देखिए नैना, ये बात बिल्कुल सर्वविदित है, सारी दुनिया इस बात को जानती है कि कौन से देश पर कब पाबंदी लगी है। वो ऐसे हवा में नहीं लगती है पाबंदी। FATF की ग्रे लिस्ट में कौन था ये भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, पूरी दुनिया जानती है। और कहां पर गेम क्रिकेट बंद हुआ था, कई सालों तक कोई वहां पर खेलने, वो क्यों हुआ था ये भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। किस प्रकार से टेरर के जो इनके आका हैं उनको इनके मिलिट्री कैंप्स में बुला करके उनका स्वागत होता है, उनको बढ़ाया जाता है, ये भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। तमाम चीजें पता हैं। जब ये कह रहे हैं उदाहरण दे दीजिए, सैफुल्लाह कसूरी हैं, मौलाना मसूद अजहर हैं, इनके सब की बातें, किस प्रकार की बातें वो बात कर रहे हैं, किस तरह से वो फंड रेजिंग शुरू कर रहे हैं, किस तरह से महिलाओं की ब्रिगेड बनाई जा रही है, ये तमाम चीजें लोगों को पता है, इनको भी पता है, लेकिन डिनायल करना ये बहुत जरूरी चीज समझते हैं। एक बात नैना मैं आपको बताता हूं कि जब आप मानेंगे नहीं किसी कमजोरी को, किसी बात को, तो उसका सलूशन निकलना संभव नहीं होता है। ये बात इनको समझने की आवश्यकता है। जो टेररिस्ट आज की तारीख में पाकिस्तान जिस टेरर के अटैक से गुजर रहा है, उसके लिए पूरी तरह ये स्वयं और इनकी पॉलिसी रिस्पॉन्सिबल है। दुनिया में कोई और दूसरा देश ऐसा नहीं है कि जिसने दूसरे देश के लिए एक नेशनल पॉलिसी तैयार की हो कि वी विल ब्लीड इंडिया बाय 1000 कट। कैसे ये सब चीजें ये एक टेरर माइंडसेट को दिखाती हैं। कैसे इनका जो चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस है वो अमेरिका में जाकर के स्टेटमेंट देता है कि मैं आधी दुनिया तबाह कर दूंगा। ये एक टेरर माइंडसेट का एग्जाम्पल है नैना। और ये जो टेरर माइंडसेट है, क्योंकि इनका सोच विचार ही यही है कि आप टेरर एक्टिविटी करके आप, क्योंकि इस बात को ये जानते हैं बहुत अच्छे तरीके से, आज भारतीय सेना की कैपेबिलिटी पे एक कमेंट कर रहे थे, ये इस बात को जानते हैं कि ये
कन्वेंशनली इंडियन आर्मी के खिलाफ कुछ भी नहीं कर सकते। कई दफा इन्होंने ट्राई और करके सर देख सबसे लिया, महत्वपूर्ण इस बात वजह है से। कि हाँ, उसको भले मानेंगे नहीं जब भी आतंकी मॉड्यूल्स की बात होती है। यही बात मैं एक बार त्यागी जी से भी समझना चाह रही हूँ, फिर मैं अन्य गेस्ट का भी रुख करती हूँ। त्यागी जी देखिए, पाकिस्तान के जो पत्रकार या जो साथी थे, उनके पास में जब सवाल पूछो आतंकी संगठनों पर पाबंदियां क्यों नहीं लगती हैं, ऐसी कौन सी मजबूरियां हैं, इधर आबा करते हुए बातों को खत्म करते हैं और उसके बाद में वो डिबेट ही छोड़कर चले जाते हैं। यही एक तरह से शायद उसकी आदत है। लेकिन मुझे एक बात बताइए, हमने देखा हाल ही में ऐसे तमाम मरकज क्रिएट किए गए, हाल ही में ऐसे तमाम कैंप क्रिएट किए गए जो खैबर पख्तूनख्वा के नज़दीक पाए गए, जो इसके अलावा अलग अलग जगहों पे नजर आते हैं। क्या ये स्ट्रेटेजिक डेप्थ है या फिर जो सो कॉल्ड पीसफुल कंस्ट्रक्शन है पाकिस्तान का हिंदुस्तान के खिलाफ? देखिए, हम ये बात, इसको हमें बार बार कहने की आवश्यकता नहीं, ना इसमें कोई रॉकेट साइंस से समझने के लिए कि पाकिस्तान में आतंकवाद एक स्टेट पॉलिसी है। आतंकियों में और वहां के फौजी अफसरों में या फौज में कोई फर्क नहीं है, सब मिले हुए हैं। लेकिन ये बात हम कितने समय से कहते चले आ रहे हैं। ये बात अगर एक बार हुई होती तो मान लेते। षड्यंत्र, झूठ और चंदे के ऊपर पलने वाले इस देश ने इतने जख्म दिए हैं और बार बार दिए हैं। लिहाजा अब मेरा ये कहना है कि हमें बजाय इसके कि पाकिस्तान खराब है, पाकिस्तान ने ये किया वो किया, मुझे छोड़ दे सर। हमें कुछ एक्शन है, मैं 2-3 एक्शन जल्दी से बताना चाहता हूँ। पहली बात तो ये है, और थोड़ा मजाक में लीजिएगा इसको, कि उन्होंने अभी जैसे मोहम्मद और लश्कर तैयबा को मिला दिया। पहले ये अलग अलग ऑपरेट करते थे। इनसे कहा कि आप एक वीमेन ब्रिगेड बनाइए, उन्होंने जमातुल मोमिनात बना दी। अब जमातुल मोमिनात में ये जो वहां के लड़ाकों को ये लालच देते हैं कि तुम्हें 72 हुरे मिलेगी। इन्होंने ये नहीं बताया कि जो महिला है उनको वहां क्या मिलेगा। तो खैर, पर इन्होंने बताया, ये इन्होंने अपने उसमें चेंज किया। क्या जैसे ये ब्रेन वॉश करते हैं रेडिकलाइजेशन करके, क्या हम सोशल मीडिया में इनसे कम है? हम तो 1000 गुना ज्यादा है। हम डी रेडिकलाइजेशन प्रोग्राम क्यों शुरू नहीं कर सकते? इसमें कौन सी ऐसी नई चीज है जो मैं बता रहा हूँ, लेकिन क्यों नहीं की गई? अब कर सकते हैं, जो हो गया तो हो गया। एक बात। दूसरी बात मैं बताना चाहता हूँ कि जो एक्शन हम लेते हैं वो एक लंबे समय के बाद लेते हैं। जैसे लाल किले के ऊपर जो अभी आपने देखा बम ब्लास्ट हुआ, हमें तुरंत एक्शन लेना चाहिए था। हम करते हैं सर्जिकल स्ट्राइक, बालाकोट स्ट्राइक, उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर। अब बालाकोट स्ट्राइक और ऑपरेशन सिंदूर के बीच में जो समय गुजरा, उसमें भी आतंकी इन्होंने भेजे। अगर हम बजाय सर्जिकल स्ट्राइक के क्विक स्ट्राइक करें, यानी कि जैसे ही कोई एक्शन होता है तुरंत उसके लिए एक्शन करें और तुरंत उसका जवाब दें। मतलब तो आप अमेरिका वाला फॉर्मूला अपनाने की बात कह रहे हैं क्या? अमेरिका जी हाँ, मैं ये कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि हमारे ऊपर क्या रेस्ट्रिक्शन है। अगर आतंकी एलओसी क्रॉस करके हिंदुस्तान में आ सकता है तो हिंदुस्तान का सिपाही टैक्टिकल लेवल पर तुरंत एलओसी क्रॉस करके क्यों नहीं एक्शन ले सकता? दिस इज कॉल्ड क्विक एक्शन। मैं बार बार एग्जांपल देता हूँ कि घर में अगर आग लग जाए तो क्या हम संविधान की धाराओं का विश्लेषण करेंगे? हम तुरंत एक्शन लेंगे। वो तुरंत एक्शन लेने वाली पॉलिसी बनाई जा सकती है। और एक मेरा तीसरा पॉइंट एक और है, वो ये है कि पहले शायद नहीं था, लेकिन आज हमारे पास कैपेबिलिटी है, स्टैंड ऑफ कैपेबिलिटी, यानी कि जैसे अपाचे हेलीकॉप्टर है, जैसे राफेल है, इनसे हम अपनी सीमा में रह के दूसरी तरफ अटैक कर सकते हैं। अब जैसे हमारे चीफ ने कहा कि जी 8 लॉन्च पैड इनके अब भी हैं, 6 एलओसी के सामने, 2 बॉर्डर के सामने, उनमें से किसी एक को तुरंत अटैक करो ना, और चलो इन सब चीजों को छोड़ दो। असलियत में ये जो कुछ हो रहा है सर, इसमें क्या गलत कह रहा है वो कि 2-4 आतंकी आते हैं, हमारी 1/3 सेना कश्मीर के अंदर पोस्टेड है और उसकी वजह से हम पूरे परेशान रहते हैं। लिहाजा हम, और ये क्यों रहते हैं? क्योंकि वो जब तक नहीं काम कर सकते जब तक यहाँ के अंदर बैठे हुए लोग उनको मदद ना करते हो। 3 पाकिस्तान है हमारे सामने, एक तो पाकिस्तान है, एक बांग्लादेश में पाकिस्तान है, एक हिंदुस्तान में पाकिस्तान है। ये जो हिंदुस्तान में पाकिस्तान है, अगर हम इसे कंट्रोल कर ले तो हमें फिर पाकिस्तान और चाइना बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि जब अगर हम बात करते हैं हमेशा चुनौतियों की, लेकिन संजीव जी और करुणा शंकर जी से मैं इन सारी चीजों को लेकर समझने की कोशिश करती हूँ। संजीव जी, जो आइडिया यहाँ पर दे रहे हैं त्यागी
जी, क्या वो प्रैक्टिकल रूप में संभव है? क्या इस तरह का कोई प्रो एक्शन या मतलब पहले से ही बड़ी तैयारियों के साथ में हिंदुस्तान एक्शन मोड में आ सकता है? क्योंकि अभी तक हम रिटेलिएशन का एक प्रोसेस देखते आए हमेशा पॉलिसी में भी। नहीं, देखिए, मेरा ऐसा मानना है कि रिएक्शनरी जो अप्रोच है उससे काम नहीं चलेगा। और मेरा ऐसा मानना है कि आज का जो नया भारत प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व का है, वो रिएक्शनरी अप्रोच नहीं है। हमारा जो अप्रोच है प्रोएक्टिव है और हम बड़ी कार्रवाइयां पहले ही कर रहे हैं। और ऑपरेशन ऑल आउट जम्मू एंड कश्मीर में 2017 से ही लगातार चल रहा है। और आतंक के जो लेकिन संजीव जी, हम ये अपने इलाके से आतंकियों को चिन्हित की बात करते हैं, लेकिन जो आतंक की फैक्ट्री है उस जड़ को आखिर कैसे समाप्त किया जाएगा? जैसे हमें ध्यान है जो पहलगाम हमला हुआ, पहलगाम हमले से लेकर जो एक ये कहा जाए कि जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर के बीच का एक बड़ा टाइम था, लोगों के मन में सवाल, नाराजगी, गुस्सा हर तरह से था कि आखिर इतना लंबा वक्त क्यों जवाब देने में, आखिर क्यों एक्शन नहीं लिया जा रहा है, क्या हमारी तरफ से कोई कमियां थी? तो ये जो दूरी और ये जो टाइमिंग है, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है क्या? देखिए, रणनीतियां बनाने में समय लगता है और ये जो ऑपरेशंस होते हैं वो जब कि वो कॉम्प्लेक्स ऑपरेशंस हैं और जो वर्तमान का जो सारा परिवेश को भी ध्यान में रखना पड़ता है, सारी जो स्ट्रेटेजिक रियलिटीज को ध्यान में रखते हुए कार्रवाइयां करनी पड़ती है। लेकिन भारत ने जो भी डिटर्मिनेशन किया उसको हमने हासिल किया है, चाहे वो हमारी सर्जिकल स्ट्राइक रही हो, चाहे वो एयर स्ट्राइक रही हो, चाहे ऑपरेशन सिंदूर रहा हो। और अब तो ये स्पष्ट है कि यदि पाकिस्तान ने कोई नई साजिश रची तो इस बार की जो कार्रवाई होगी वो अब तक की तीनों जो हमारे जो एंटी टेरर ऑपरेशन से कहीं ज्यादा बड़ी, शक्तिशाली होगी, जिसमें कि सिर्फ आतंक के ठिकानों को नहीं बल्कि पनाहगाहों को भी डायरेक्टली हिट किया जाएगा। तो ये जो पूरी स्थिति है ये भारत ने पहले ही स्पष्ट कर रखी है। ठीक है, त्यागी जी आपकी बात पे कुछ रिएक्ट कर रहे हैं। जी हाँ, एक मिनट मैं अपनी बात पूरी कर लूं। मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ, अरे भाई साहब सुनिए जरा, मैं सिर्फ एक बात कहना चाह रहा हूँ कि पाकिस्तान को छोड़िए जी एक तरफ, जो हिंदुस्तान में पाकिस्तान है, क्या फारूक अब्दुल्ला जैसा आदमी अगर किसी और देश में होता तो क्या वो ये कह सकता था कि पाकिस्तान ने चूड़ियां नहीं पहन रखी? क्या वो ये कह सकता था कि चाइना का लेकिन त्यागी जी, मुझे लगता है कि इतने लंबे वक्त तक उन्हें उसका जवाब भी तो मिल गया खुद सरकार की तरफ से। वो जवाब नहीं है। जवाब ये है कि जो ये पॉलिटिकल पैट्रोनेज के बगैर कोई आतंकी हमला हो ही नहीं सकता। और जो पॉलिटिकल पैट्रोनेज एक को भी आज तक दिया गया, एक को भी जेल में डाला गया क्या? नहीं, दिस इज मैं लॉजिकली पूछ रहा हूँ, आप जवाब दे दीजिए, कोई जवाब दे दे। आज तक किसी एक पॉलिटिकल लीडर के ऊपर ये कह के निकल गए कि हिंदुस्तान की आदमी तवांग में पिट के आगे, वो बहुत शर्मनाक रहा है और यही तो सबसे बड़ी ज्यादा चुनौतियां रही हिंदुस्तान के लिए। तो फिर कैसे जवाब ले लीजिए, फिर मैं माथुर जी का और उपाध्याय जी का भी रुख करती हूँ। जी संजीव जी। देखिए, त्यागी सर ने बहुत ही महत्वपूर्ण विषय उठाया है और मैं ऐसा मानता हूं कि देश के अंदर बैठे हुए देश के गद्दार, जो देश के दुश्मन हैं, उनके ऊपर भी सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और जो चाहे वो ओवरग्राउंड वर्कर्स हो, स्लीपर सेल्स हो, उनके ऊपर जो कार्रवाइयां और अधिक तेज गति से हमें करने की आवश्यकता है। अभी भी जो फॉरेन टेररिस्ट कई जो जम्मू में के सेक्टर में या कश्मीर में कहीं भी ऑपरेट कर रहे हैं, जहां कहीं भी अभी भी वो मौजूद हैं, उनको जाहिर है कि शरण कौन दे रहा है? ये जो ओवरग्राउंड वर्कर्स हैं, ये देश के जो गद्दार, देश के दुश्मन, देश के ही खाने की थाली में छेद करने वाले जो लोग हैं, वही उनको शरण दिए हुए हैं। तो जाहिर है कि ऐसे जो भी एलिमेंट्स देश के अंदर है उनके ऊपर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और राजनीतिक दलों को भी जाहिर है कि इस तरीके की जो भाषा में बात करना और इस तरीके की जो लेकिन संजीव जी, इससे भी ज्यादा चुनौतीपूर्ण तो पिछले कुछ वक्त से जो हम व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल जो हम देखते रहे हैं, मुझे लगता है नेताओं को तो आप चिन्हित कर लेंगे, लेकिन आखिर उस मानसिकता की जाने कितने पन पे बैठे हिंदुस्तान में, हम उसे कैसे चिन्हित करेंगे? लेकिन मुझे उपाध्याय जी जरा इस बात को समझाइए। एक बात यहाँ पे त्यागी जी ने कही कि आखिर क्यों नहीं हम अमेरिका का मॉड्यूल अपनाएं, क्यों अमेरिकन मॉड्यूल हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में लागू नहीं हो सकता? ये हम अमेरिका और इजराइल का मॉड्यूल अपना सकते हैं। हमें जो बात दूसरे लोग कह रहे हैं एकदम सही कह रहे हैं कि हमें चाहिए कि हम अपने को उस ढंग से तैयार करें कि अगर भारत में कोई देशद्रोह की बात कर रहा है, वो चाहे राजनेता हो, चाहे कोई अन्य क्षेत्र का व्यक्ति हो, तो उस पर भी कार्रवाई हो। इतने प्रकार के छिपे हुए देश में आतंकी मॉड्यूल हैं
उन पर लगातार नजर रखी जाए, उन पर लगातार कार्रवाई होती रहनी चाहिए। और अगर पाकिस्तान में भी हमें यह जानकारी है कि आतंकी फिर से सक्रिय हो रहे हैं, तो हम आजकल ड्रोन हमले कर सकते हैं। हमारे पास ऐसी मिसाइलें हैं, ऐसी तोपें हैं, ऐसी सुविधा है कि हम यहाँ रह करके भी उनको उड़ा सकते हैं। हमें कहीं न कहीं प्रोएक्टिव अप्रोच भी रखना पड़ेगा, तभी आतंक का पूरा जड़ से खात्मा हो सकता है। लेकिन कहीं न कहीं भारतीय नागरिकों में जो जागरूकता चाहिए, जो देश प्रेम का भाव चाहिए, सोशल मीडिया की जो अभी बात आई, सोशल मीडिया के साथ मिल करके हम लोग कैसे देश प्रेम की भावना को आगे बढ़ा सकते हैं, आतंकियों के प्रति एक घृणा का भाव कैसे हम पैदा करें, देश के नागरिकों में कैसे सतर्कता आए कि हर व्यक्ति अपने आसपास क्या हो रहा है उसकी जानकारी रखे, यह बहुत जरूरी है। और यही कई बार नहीं हो पाता है। कई बार आप देखते होंगे कि हमारे बीच में रहने वाला कोई व्यक्ति पाकिस्तान का जासूस निकल जाता है, कोई जो है आतंकी का समर्थक निकल जाता है, किसी ने आतंकी को कभी पनाह दी है, किसी ने उसको पैसा पहुंचाया है। तो इन सारी चीजों पर नजर रखना लगभग सरकार के साथ बड़ा चैलेंजिंग है, और वही जो नए नए तरीके यहाँ पर नजर आते हैं वो अपने आप में और भी ज्यादा चुनौतीपूर्ण है। लेकिन अनुज माथुर जी, यही बात जो एक कहा जाए कि एक जो चारों तरफ से यही बात अभी हमारे पैनलिस्ट की तरफ से भी कही जा रही है, इसमें कोई शक नहीं, पिछले कुछ वक्त से, पिछले आजादी से लेकर अभी तक हिंदुस्तान ने आतंकवाद का दंश झेला, कई बार अपनों के ही माध्यम से, कई बार बाहरी साजिशों के माध्यम से। लेकिन इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए हिंदुस्तान ने हमेशा अपनी मल्टी लेयर सिक्योरिटी को बढ़ाया, अलग अलग हिस्सों में वहां की चुनौतियां। लेकिन इसके बावजूद अगर घुसपैठ होती है तो ये क्या पैटर्न है? क्या आतंकियों की सोच हमसे ज्यादा है? आखिर क्यों लश्कर तैयबा हर बार सफल हो जाता है? क्यों जैश ए मोहम्मद या हिजबुल मुजाहिदीन जैसे जो तमाम आतंकी संगठन है हिंदुस्तान में बैठकर हमें डैमेज कर जाते हैं, पाकिस्तान में बैठकर हमें डैमेज कर जाते हैं? नैना, जो आपके मुंह से निकला था वो बिल्कुल सही था। वो जो उनके संगठन हैं वो हिंदुस्तान में भी बैठे हुए हैं। जो कर्नल त्यागी कह रहे हैं, इस बात को समझने की आवश्यकता है। जितना बड़ा, देखिए, कोई भी किसी भी प्रकार की टेरर एक्टिविटी उस समय तक नहीं हो सकती जब तक आपके पास एक ऐसा इकोसिस्टम आपके स्वयं के देश में ना हो जो कि उस टेरर एक्टिविटी को सपोर्ट कर रहा है और उस टेरर एक्टिविटी को पूरी की पूरी सहायता दे रहा है। मैं दोबारा 26/11 का उदाहरण दूंगा। हेडली और तहव्वुर राणा ने पूरे देश में रेकी करे थे। 10 शहरों को उन्होंने चुन करके 10 शहरों में गए थे और हर जगह वो कहीं ना कहीं ठहरे होंगे, कहीं ना कहीं उनको कम्युनिकेशन मिला है, कहीं ना कहीं उनको और चीजों का साथ मिला है, कहीं ना कहीं उनको खाना पीना मिला है, कहीं ना कहीं उनको रेकी करने के लिए गाइडेंस मिली है। ये तमाम चीजें एक बहुत जबरदस्त इकोसिस्टम हमारे देश में पनपा हुआ है, बना हुआ है, जो कि उस टेरर आउटफिट को ऑगमेंट करता है। अभी जो हसन दुर्रानी कह रहे थे कि 2 आदमी आकर के चले गए और वो ये करके चले गए, वो उसका जवाब ये है कि वो 2 आदमी तो वहां से आए हैं, लेकिन जो उनका बेस यहाँ पर है, ओवरग्राउंड वर्कर्स हैं, जो यहाँ पर इकोसिस्टम तैयार किया हुआ है, वो उनको मदद कर रहा है। देखिए, ये बात हमको समझनी पड़ेगी। ये मुशर्रफ का स्टेटमेंट मैं आपके सामने एक बार दोबारा दोहरा देता हूं। उन्होंने कहा था कि हमारे देश की सबसे बड़ी शक्ति हमारी न्यूक्लियर पावर नहीं है, हमारी आर्मी नहीं है, हमारा ये नहीं है, हमारा वो नहीं है, बल्कि भारत में रह रहे हमारे जो मददगार हैं वो हमारी सबसे बड़ी ताकत है। इस बात को पाकिस्तान जानता है, लेकिन पाकिस्तान ने सफलतापूर्वक पिछले 70-80 वर्षों में इस जंजाल को यहाँ पर बैठाया है और पनपाया है, और उसी की वजह से ये हो रहा है। आपको उस जंजाल के ऊपर स्ट्राइक करना पड़ेगा, पहली बात। दूसरी बात यह है कि जिसका विचारधारा, जिसकी मानसिकता भारत के खिलाफ कार्रवाई करने वालों के साथ देने की है, जैसे कि आपको मैं बता रहा हूं नैना, आज भी कई पार्टीज ऐसी हैं जिनके बीच में जिन लोगों ने भारत तेरे टुकड़े होंगे नारे लगाए थे जेएनयू में, वो वहां उनके बड़े पदाधिकारी बने हुए बैठे हैं। मेरा ये मानना है लेकिन माथुर जी, जिन्होंने नारेबाजी की वो भी तो सलाखों के पीछे ही है। नहीं, उनमें से कई अभी भी, देखिए, वही मैं कह रहा हूं कि अब आपको पता है, ये जनता को पता होना चाहिए कि कौन आपके देश के बारे में सोच रहा है और कौन देश के बारे में नहीं सोच रहा है। जब तक आप अपनी बहुत
पेटी गेन के लिए आप ये पूरा प्रयास करते रहेंगे कि आपको किस प्रकार से वोट एक्स्ट्रा मिल जी जाए, सर, जी। उस वजह से आप कुछ भी करने को तैयार हो जाएं। ये बात मैं बता रहा हूं, ये लोगों को पता पड़नी चाहिए, यहाँ की और मुझे लग रहा जनता है कि को पता शायद पड़नी अब चाहिए। अब इंडिया डेली के माध्यम से या सोशल मीडिया भी आजकल इतना एक्टिव है, तमाम ऐसी तस्वीरें सामने आती हैं, लोग बखूबी समझते भी हैं, लेकिन फिर भी आप ये देखिए कि आतंकवाद किस तरह से पाकिस्तान की देन और अभी भी वहां पर है, उसको नजर नहीं आता, लेकिन पूरी दुनिया को नजर आता है। वक्त इतना ही था, आप सभी के और भी बहुत से कमेंट्स आना बाकी हैं, लेकिन वक्त इतना ही था। आप सभी मेरे साथ शामिल हुए चर्चा में, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। इंडिया डेली अब आपके स्मार्ट टीवी पर भी मौजूद है। इंडिया डेली 24/7 अब आप लाइव देख सकते हैं इन सभी प्लेटफॉर्म्स पर।